नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुख करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की और शुरुआत बड़ी खबर से, जहां प्रदेश महिला कांग्रेस आज करेगी बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रदेश में महिला अपराध के बढ़ते आंकड़ों को लेकर किया जाएगा घेराव। नारी 2025 की सर्वे रिपोर्ट में देहरादून महिला सुरक्षा के मानकों में रहा है फेल। देश के सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में 10वें पायदान पर पहुंचा है देहरादून। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर, जहां प्रदेश में महिला अपराध के बढ़ते आंकड़ों को लेकर घेराव किया जाएगा। नारी 2025 की सर्वे रिपोर्ट में देहरादून 10वें पायदान पर पहुंचा है। देहरादून में महिला सुरक्षा को लेकर यहां पर महिला कांग्रेस करेगी अब बीजेपी कार्यालय का घेराव। प्रदेश में महिला अपराध के बढ़ते आंकड़ों को लेकर किया जाएगा घेराव। लगातार कांग्रेस अब बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरने में जुट गई है। देश के सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में 10वें पायदान पर पहुंचा है देहरादून। सर्वे की रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद अब कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरने के लिए पूरी तरह तैयार। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यशराज आनंद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। यशराज, उस तरीके से अब रिपोर्ट सामने आई है और 10वें स्थान पर देहरादून पहुंच गया। पर्यटन के लिहाज से भी काफी माना जाता है देहरादून काफी अच्छा प्लेस है। ऐसे में इस तरीके की रिपोर्ट सामने आना और विपक्ष यहाँ पर पूरी तरीके से सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में महिला कांग्रेस के द्वारा प्रदेश भाजपा कार्यालय पर घेराव किया जा रहा है और इसी को देखते हुए चूंकि उत्तराखंड महिला अपराध पायदान से प्रदेश महिला कांग्रेस के द्वारा घेराव किया जा रहा है। वहीं पर यदि बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तक कि सहसपुर सीओ को बुला लिया गया है, प्रेमनगर सीओ को बुला लिया गया, यानी कि तमाम सीओ को बड़े पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और सिटी एसपी भी मौके पर मौजूद है। हालांकि अभी तक कूच की शुरुआत नहीं हुई है। कूच हिम पैलेस होटल से शुरू होगी। कांग्रेस के द्वारा जो कूच की जाएगी वो हिम पैलेस होटल से की जाएगी और भाजपा प्रदेश कार्यालय तक आया जाएगा। अमूमन कहा जा रहा है कि इसमें करीब हजारों की संख्या में महिलाएं हो सकती हैं, लेकिन कूच करने में चूंकि कूच का समय 12 बजे से था, लेकिन थोड़ा विलंब हो सकता है। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, बैरिकेटिंग लगा दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना घटे। इसको लेकर के महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है। वहीं इसको देखते हुए महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा था कि भाजपा के शासनकाल में कुशासन चल रहा है, यहाँ पर शासन का नाम ही नहीं है, सिर्फ कुशासन का नाम है, इसलिए इसी को देखते हुए आज प्रदर्शन करना पड़ा है। अब यदि बात करें, इससे पहले भी भाजपा ने इसी तर्ज पर एक प्रदर्शन किया था जो कांग्रेस कूच किया था, जहां पर काफी ज्यादा उग्रता भाजपा के द्वारा दिखाई गई थी। वहीं पर कांग्रेस ने भी इसका प्रतिरोध किया था। इसी को देखते हुए इसी तर्ज पर कांग्रेस के द्वारा यह कहा जाए कि यह कूच किया जा रहा है जो भाजपा की ही रूपरेखा पर चल रहा है। तो इसी को देखते हुए जरूर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस भी अब सजग हो रही है और भाजपा के ही नक्शे कदम पर चलने का प्रयास कर रही है। जी यशराज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें, देहरादून की रिपोर्ट सर्वे सामने आई। महिला सुरक्षा को लेकर 10वें स्थान पर पहुंच रहा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे, जहां प्रदेश में महिला अपराध के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए अब कांग्रेस बीजेपी कार्यालय का घेराव करती हुई नजर आएगी। हालांकि 12 बजे से घेराव शुरू होना था, लेकिन कुछ चीजों के चलते इसमें थोड़ा बहुत विलंब देखने को मिल सकता है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से ही, जहां पर देहरादून IRDT सभागार पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा। 13 महिलाओं को मिलेगा तीलू रौतेली पुरस्कार। बड़ी जानकारी, जहां 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य भर से कुल 13 महिलाओं को मिलेगा सम्मान। 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी मिलेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार। पुरस्कार वितरण समारोह 4 सितंबर को होगा आयोजित। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने दी है यह जानकारी। महिला सशक्तिकरण को लेकर आई यहाँ पर सभागार पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें कि 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य भर से कुल 13 महिलाओं को ये सम्मान दिया जाएगा। देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी राज्य पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार वितरण समारोह 4 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, जहां महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य पुरस्कार देंगी। सभागार पुरस्कार समारोह देहरादून में आयोजित किया जाएगा। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे अहम खबर, जहां 13 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये सम्मान मिलेगा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। अब 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी
यहाँ पर राज्य स्तरीय सम्मान मिलता हुआ नजर आएगा। पुरस्कार वितरण की बात करें तो समारोह 4 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मंत्री रेखा आर्य पुरस्कार देंगी। सभागार पुरस्कार समारोह का यहाँ पर आयोजन महिलाओं के लिए किया गया है। 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जहां 13 महिलाओं को यह सम्मान दिया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से देहरादून से हमारे संवाददाता अरुण जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरीके से अब महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात लगातार राज्य सरकार करती है, अब महिलाओं के लिए यहाँ पर पुरस्कार समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कल जो है महिलाओं को प्रदेश की 13 महिलाएं जो कि अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, जो आत्मनिर्भरता की मिसाल जो है पेश कर रही है, जो स्वरोजगार से कर रही हैं, ऐसी महिलाओं को जो है 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाएगा और प्रदेश की 13 महिलाओं को जो है यह सम्मान मिलेगा। इसी के साथ साथ ही 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी राज्य स्तरीय पुरस्कार मिलेगा और कल जो है ये आयोजन होना है। पुरस्कार वितरण समारोह कल होगा और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इसकी जानकारी दी है और उनके द्वारा जो है कार्यक्रम भी किया जाएगा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और महिलाएं जो है जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ भी रही हैं, प्रदेश में अपना रोजगार कर रही हैं, आप आत्मनिर्भरता की मिसाल भी पेश कर रही हूँ, तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके से लगातार हर समर्थ जो है तीलू रौतेली पुरस्कार महिलाओं को दिया जाता है। जो महिलाएं अच्छा कार्य अपने अपने क्षेत्रों में करती हैं, तो इस तरीके से आयोजन जो है कल ही होने जा रहा है। जी अरुण, अगर हम बात करें मानकों की तो यहाँ पर 13 महिलाओं का सिलेक्शन किया गया, तो क्या कुछ मानक रहे पुरस्कार वितरण के लिए? चलिए, तकनीकी खराबी के चलते संवाद नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। वहीं बता दें, पुरस्कार वितरण समारोह 4 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, जहां पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी दी है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अब महिलाओं के लिए पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर तीलू रौतेला पुरस्कार महिलाओं को दिया जाएगा। राज्य भर से कुल 13 महिलाओं का यहाँ पर सम्मान दिया जाएगा। उन्हें 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी शामिल किया गया है। 13 महिलाओं के साथ 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री महिलाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इस पूरे पुरस्कार समारोह की जानकारी दी। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री आवास योजना में 400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। रावत का दावा है कि गरीबों के लिए बनाए जाने वाले 2000 फ्लैट्स की जगह पर अमीरों की कोठियां खड़ी की जा रही हैं। उन्होंने राज्य सरकार और एमडीडीए पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, ये न सिर्फ गरीबों के साथ धोखा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को भी बदनाम करने की साजिश है। मैं भी गया था और मैंने देखा 2000 फ्लैट बनने थे चालन गांव में, सहसदारा रोड पर देहरादून में। मैंने देखा कि इतने साल हो गए, वहां एमडीडीए से नक्शा पास है, मेरे पास पूरी एमडीडीए से 2000 फ्लैट का नक्शा पास है। लेकिन जब मैं वहां मौके पे गया तो मैंने देखा कि वहां फ्लैट बनने के बजाय वहां कोठियां बन रही हैं और उस भूमि को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। ये 1 करोड़ 2 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये कई 100 करोड़ का घोटाला है, लगभग 400-500 करोड़ का घोटाला है कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तरा आवास नाम की कंपनी ने यह योजना स्वीकृत कराई थी और आज ये निश्चित रूप से आज उन गरीबों के साथ धोखा है। बीजेपी में पिछले कुछ दिनों से विधायकों की नाराजगी के सोशल मीडिया और बयानों के जरिए सामने आ रहे हैं। इस पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।
उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी को भी पार्टी प्लेटफॉर्म से बाहर बयानबाजी की अनुमति नहीं है। भट्ट ने कहा कि संगठन से जुड़े विषयों पर विधायक सीधे प्रदेश अध्यक्ष से और सरकार से जुड़े मुद्दों पर ही मुख्यमंत्री से बात करें। शुरुआत किया अपने अरविंद पांडे जी आए थे, बिसंदा से मेरी कल ही बात हुई है। बाकी इस प्रकार का विषय कैसे निकल के हम सबसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे आह्वान करेंगे, सबसे मैंने कहा भी है, कोई बात होती है वो सीधा प्लेटफॉर्म के अंदर बोले, इधर उधर बयानबाजी करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। उत्तराखंड की सियासत में अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचने पर उन्होंने कहा, देवभूमि में डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। पांडे ने साफ कहा, यदि कोई अधिकारी निजी स्वार्थ के लिए गड़बड़ी कर सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई बार कहने का जो भाव होता है, आवेश होता है, वो कई बार ज्यादा बड़ा हो जाता है, विषय छोटा हो जाता है। सिर्फ विषय इतना है कि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड प्रदेशवासियों से, देवभूमि के लोगों से आह्वान किया कि आप डबल इंजन की गवर्नमेंट बनाइए, हम प्रदेश को सुविधा देंगे, तो देवभूमि के लोगों ने, सैनिक भूमि के लोगों ने मोदी जी के इस बात को आत्मसात किया और कमल के फूल पे वोट डालकर बीजेपी को जिताया। और जब बीजेपी जीत गई तो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री, विधायक सब लोग एकजुट होकर इसे प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में अगर जो कोई छोटे लेवल पर कोई अधिकारी अपने निजी स्वार्थों के लिए कहीं गड़बड़ करता है तो हमको जनता ने इसीलिए चुनकर बैठाया हुआ है कि गलत ना होने दें। तो कोई छोटी मोटी घटना घटी होगी तो हमने उस पर उंगली उठाई और हमारी पार्टी, हमारा दल हमको ये सिखाता है कि जब इतने बड़े लेवल पर प्रदेश के विकास की बात चल रही है, प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है, हमारी जनता खुश है और हर चुनाव में जनता, प्रदेश की जनता बीजेपी के चुनाव जिता रही है, तो कोई अधिकारी अपने निजी स्वार्थों के लिए हमारी सरकार पे धब्बा क्यों लगाए और हम क्यों लगे। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान अब कई जिलों तक पहुंच गया है। पार्टी का मकसद संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करना है। इसी क्रम में रुड़की पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने साफ कहा, रायशुमारी के जरिए ही जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का चयन होगा। जिलाध्यक्ष पद के लिए नाम 16 सितंबर तक पार्टी हाईकमान को भेजे जाएंगे। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत के पास भिकिया सेन सड़क पर भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया, जहां अचानक पहाड़ से गिरे बोल्डरों ने ग्रामीण में दहशत फैला दी है, जिससे अफरा तफरी मच गई और एक ग्रामीण बोल्डर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने साहस दिखाते हुए उसे मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल तक पहुंचाया। फिलहाल उसका इलाज जारी है। वहीं प्रशासन ने चेतावनी जारी कर पर्वतीय मार्गों पर सावधानी बरतने की अपील की है। उत्तराखंड में मानसून सीजन अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। भारी बारिश और बाढ़ के बीच पुलों पर पड़े असर का अंदाजा लगाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। मानसून समाप्त होने के बाद प्रदेश भर में सभी पुलों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा। वहीं इस पर सचिव पंकज पांडे का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, अभी प्रदेश में कोई भी पुल जर्जर हालत में नहीं है। जहां बारिश से पुल बह गए हैं वहां फिलहाल वैली ब्रिज बनाए गए हैं। वर्तमान में कोई जर्जर हालत में नहीं है। जो 2-3 जगह पे पुल डैमेज हुए हैं उनमें नए पुल बनाए जाएंगे। उनमें हमने फिलहाल बेली ब्रिज लगाया है और बारिश के बाद दोबारा से असेसमेंट किया जाएगा कि इस बारिश ने कितने पुलों को अफेक्ट किया है, कहाँ पे किस लेवल का ट्रैफिक रखना है, कैसे उसको बंद करना है, चालू करना है। उसको बारिश का हम लोग दोबारा असेस करेंगे और उसका फाइनल करेंगे कितना ट्रैफिक रखना है हमें। उत्तरकाशी जनपद के अस्तल गांव में श्रद्धा और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला। क्षेत्र के आराध्य केचड़ देवता वार्षिक मेला धूमधाम से संपन्न हुआ। फसल पकने और खुशहाली के उपलक्ष्य में आयोजित इस मेले की शुरुआत देव डोली को गंगा स्नान कराने के साथ हुई।
देहरादून में साइबर ठगों ने केंद्रीय मंत्री का फेक वीडियो बनाकर 65 लाख रुपए की ठगी की, जिसके चलते ठगों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम से एक वीडियो फेसबुक पर चलाया, जिसमें कि निवेश कर मोटा मुनाफा मिलने का दावा किया गया था। तो वहीं पीड़ित ने भरोसा कर अलग अलग खातों में 65 लाख रुपए जमा करा दी, जिसके बाद पैसे निकालने की कोशिश की तो धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए शिकायत के बाद एसटीएफ की टीम ने नोएडा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और गिरोह के बाकी और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर उनके जो है डीप फेक वीडियोस बना के इस तरीके से ये सोशल मीडिया पे डाले जाते हैं और उनको एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जाता है, और जब उस लिंक को क्लिक करके विक्टिम एंटर होता है तो उनको एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसमें कि उनसे पैसे इन्वेस्ट कराए जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे अगर जो इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें बहुत संभावना होती है फ्रॉड होने की, और इस प्रकरण में भी ऐसा ही हुआ। इसके लिए अगर कोई स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो जितने भी हमारे बैंक्स हैं, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो डीमेट अकाउंट की सुविधा देते हैं, उसके माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये जो सोशल मीडिया पे इस प्रकार के डीप फेक वीडियोस प्रचलित हैं, इसको हटाने की कार्रवाई लगातार की जाती है। ये फिर से डाल दिए जाते हैं और उनको लगातार हम लोग I4C के माध्यम से रिमूव कराते रहते हैं। रुड़की के नारसन ब्लॉक में बड़ी संख्या में जवानों ने ब्लॉक परिसर में प्रदर्शन किया और युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही जवानों का कहना है कि उनकी ड्यूटी 30 से 40 किलोमीटर दूर लगाई जा रही है, जबकि उन्हें प्रतिदिन महज 650 रुपए मानदेय मिलता है। जवानों ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर बाहर के इलाकों में उन्हें ड्यूटी दी जा रही है। ड्यूटी जो लगाई गई है अब की बार, पहले तो कंटिन्यू ड्यूटी नहीं है हमारी बैल्ट वालों की, आपके संज्ञान में मैं ये भी डाल दूँ और सरकार तक भी मैं अपना जो हमारे हैं उन तक भेज दूँ कि हम लोग बहुत शोषण किया जा रहा है। शोषण ये है कि खानपुर का तो मंगलोर आ जाएगा, मंगलोर वाला हरिद्वार राय वाला चला जाएगा, मतलब आने जाने में घूमते रहो। पिछली बार 6 महीने का बजट आया था चार धाम का, 2-2.5 महीने पर ड्यूटी हटा दी गई, बोला गया बजट नहीं। इधर उधर भाग दौड़ करी पीसी ने, लड़कों ने, बजट आया तो अब उनका ये किया कि उधर का उधर और उधर का उधर। कि जब से नया बीओ आया है हमारे यहाँ ब्लॉक में, इसने तो बिल्कुल भ्रष्टाचार फैला दिया ब्लॉक में। तो ही हमारे लड़के सब परेशान हो, सब किसी की ड्यूटी, अगर हम रुड़की के, हमारी ड्यूटी हरिद्वार तो परली तरफ लगाई जा रही, और अगर हरिद्वार से परे के उनकी ड्यूटी यहाँ मंगलोर लगाई जा रही, क्योंकि हमें कुल 650 रुपये मिलते हैं, ताकि वे तेल में और खर्चे में ही खर्च हो जा, बच्चे हमारे भूखमरी की तरफ चले जाएं। इसलिए हम चाहते हैं कि डीओ और बीओ ये सब तीनों चारों ब्लॉकों के भ्रष्ट हैं। इन्होंने बार बार हमारे पे डिमांड करते हैं कि आप हमें पैसा दो, हम तो हमें सही लगा देंगे ड्यूटी को। हम कहाँ तो देंगे पैसा जब हमारा ही नहीं पूरा पट रहा। उत्तराखंड में फैक्ट्रियों में आए दिन हो रहे हादसों और मजदूरों की मौतों के मामले को लेकर अब आवाज उठने लगी है। वाल्मीकि दलित समाज सुधार संगठन के अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है और संगठन ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा, मजदूरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मजदूरों की सुरक्षा और अधिकारियों को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने का मुख्य कारण इस प्रकार से है कि राजपुर विधानसभा के अंदर अनगिनत औद्योगिक संस्थान है, इकाइयां, फैक्ट्री खुली हुई हैं और जिनके अंदर मजदूरों को बड़ी आए दिन बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ता है। आए दिन मौतें होती हैं जिनके हादसों की जिम्मेदारी प्रबंधन तंत्र नहीं लेता है और उनको सुरक्षा उपकरण भी नहीं मिलते हैं और आए दिन मौतें होती रहती हैं। मैं चाहता हूं कि विगत वर्षों में और इस वर्ष भी जितनी हादसे हुए हैं फैक्ट्री में और इस्पात फैक्ट्रियों में या अन्य फैक्ट्री में, तो उनकी एक मजिस्ट्रेट जांच हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और जो फैक्ट्री में मजदूर कार्य कर रहे हैं उनकी समय समय पर स्वास्थ्य की जांच हो है और क्या कहते हैं उनको समुचित मुआवजा मिले अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो। हरिद्वार तहसील के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़ी सब्जी विक्रेता को जोरदार टक्कर मार दी,
जिसके बाद हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं घायल सब्जी विक्रेता को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस कड़ी में ज्वालापुर पुलिस ने कार चालक भेल कर्मी को हिरासत में ले लिया है और उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है। बता दें कि पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोर पकड़ रही है। पिछले दिनों में लगातार मुख्यमंत्री से विधायकों की मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इसको प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और बीजेपी के नई कार्यकारिणी के गठन से जोड़ा जा रहा है। इसी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और प्रदेश में हो रही आपदाओं को लेकर सरकार को घेरा है। अब सवाल ये है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार समय की मांग है या जनता की समस्याओं से ध्यान भटकाने की राजनीति। उत्तराखंड में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। पिछले 5-6 दिनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से करीब 15 से अधिक विधायक मिल चुके हैं। तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी के कई विधायक दिल्ली में जाकर पार्टी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात कर चुके हैं। आपको बता दें, अमित शाह और जेपी नड्डा से कई वरिष्ठ विधायकों की बैठक मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश पार्टी की नई कार्यकारिणी से जोड़ी जा रही है। देखिए, आप लोगों का हमेशा एक प्रश्न होता है, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है और क्योंकि हमारी पार्टी सब मिलजुल कर लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है और हाईकमान का भी इस पर क्योंकि उनके भी निर्देश होते हैं, तो सब मिलकर जैसा निर्देश करें हम लोग इस पर काम करेंगे। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बात की है। इस दौरान उन्होंने कहा, पार्टी हाईकमान के मार्गदर्शन के बाद ही निर्णय लिया जाएगा और पार्टी संविधान के अनुसार काम करती है। वहीं विपक्षी कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस सीएम के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में आपदा के बीच बीजेपी पूरी कैबिनेट के विस्तार की तैयारी में लगी है और सरकार का ध्यान राज्य की समस्याओं पर नहीं है। भाजपा में जो जूतम पैजार चल रही है, जूतम पैजार के साथ साथ इस आपदा के इस इतने बुरे हाल में जो फूलों के गुलदस्ते एक दूसरे को भेंट किए जा रहे हैं, जो गलबैयाँ बड़े बड़े पुराने दुश्मन सारे मतभेद बुला करके कहीं लेखक गांव जा रहे हैं, कहीं गुलदस्ता दे रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि राज्य में कोई बड़ा होने वाला है, बड़ा परिवर्तन होने वाला है। केवल मंत्रिमंडल विस्तार नहीं, मुझे लग रहा है पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ही रिशफलिंग हो रहे हैं। ये इस समय हालात हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय सरकार को ध्यान देना चाहिए था प्रदेश में आपदाओं में जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग मर गए, जो लोग परेशान हैं, उन लोगों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए था। उस बारे में सोचने की बजाय सरकार पूरी की पूरी इस समय मंत्रिमंडल विस्तार और नया मुख्यमंत्री, यही सारा बीजेपी में चल रहा है। राज्य की जनता का क्या हो, इससे उनका कोई मतलब नहीं। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री के लगातार दिल्ली दौरे और कैबिनेट की बैठकें मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत हैं या फिर विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। ब्यूरो डेस्क, जनता टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए जनता टीवी।